नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSHC हिसार। आज हम बात करेंगे कि फसलों में कीट व बीमारियों का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, 80 के दशक में हम देखते थे कि उदाहरण के तौर पर अगर धान की फसल लें तो लगभग एक ही कीड़ा आता था और एक ही बीमारी आती थी। जिस साल बारिशें कम होती थी और नमी हवा में कम रहती थी या बदलवाई कम होती थी तो उस साल सफ़ेद पीठ वाला तेला का प्रकोप होता था। और जिस साल हवा में नमी रहती थी या बादल बने रहते थे ज़्यादा और बारिशें चलती रहती थी तो उस साल धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको झुलसा रोग भी कहते थे, उसमें पत्ती के ऊपर धारीदार नुमा लक्षण बनने लग जाते हैं और पूरी पत्ती पर आकर के पूरे पौधे को सुखा देते थे वो, और झुलसा के रूप में दिखाई देते थे। तो ये दो ही समस्याएं कीट और बीमारियों के रूप में आमतौर पर रहती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि धान की फसल में भी कई कई कीट और कई कई बीमारियां आने लग गई हैं। इसी प्रकार गन्ने का उदाहरण लेते हैं तो गन्ने में भी एक तरह से कीट और बीमारियों का घर बनता जा रहा है, और जितनी ज़्यादा इसमें दवाइयों का इस्तेमाल करते जाते हैं तो मित्र कीट वो मर जाते हैं और उससे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप और भी ज़्यादा होने लगता है। इसी प्रकार कपास और दूसरी सब्जियों की या बागवानी जो फसलें हैं उनका भी यही परिस्थिति रहती है। तो देखिए, क्या कारण है कि एक तो ये मुख्य कारण है कि हम आमतौर पे एक ही फसल या एक ही फसल चक्र अपनाते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम धान गेहूं फसल चक्र लें तो वही फसलें हर साल हर सीजन में हम रिपीट करते रहते हैं, तो कीड़े और बीमारियां वो बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण है कि जो जमीन का स्वास्थ्य है, हमारी जमीनें कमजोर होती जा रही हैं। इसके अंदर जो जैविक कार्बन है उसका जो अंश है वो कम होता जा रहा है, और जमीनों में और पौधों में जो रोग और कीट रोधक अक्षमता है वो कम होती जा रही है। तीसरा, नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जितना अधिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो फसल है उसमें कीट और बीमारियों के प्रति एक ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पत्तियों में जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसमें अमीनो एसिड या प्रोटीन के रूप में जब वो कन्वर्ट होती है, और जो अधिक मात्रा में होने के कारण जो पत्ते हैं वो सकुलेंट हो जाते हैं, उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है और नरम हो जाते हैं, उनमें जो सख्तपना है यानी कि जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। तो ऐसी फसल में कीट और बीमारियों के अधिक प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जैसे हम नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर है या फास्फोरस के फर्टिलाइजर हैं, इन एक दो फर्टिलाइजर तक ही सीमित होकर रह गए हैं, और इसमें क्या होता है कि जो दूसरे पोषक तत्व है, जैसे 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है फसल को, उनका एक इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस आने के कारण कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, और वो जो अनाज और चारा उस मिट्टी से उस जमीन से जब पैदा होता है तो उनके अंदर भी पोषक तत्वों की कमी होने के कारण आदमियों में पशुओं में भी एक जो समस्या है जो बीमारियों की बढ़ती चली जाती है। और एक कारण ये भी है कि जैसे सब्जियां हैं, इसमें हाइब्रिड्स की वैरायटी काफ़ी आ गई है। हाइब्रिड की वैरायटी जब साथ में जब उगाई जाती हैं या हमारे खेत में ना होकर के जो आसपास के किसान हैं वो उगा रहे हैं, तो हाइब्रिड की जो किस्में हैं वो कीट और बीमारियों का प्रकोप उनमें ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है कि जब दूसरी फसलें नहीं होती हैं तो उस टाइम भी सब्जियां हाइब्रिड जैसे मौजूद हों तो उनमें कीट और बीमारियों को फैलने का एक माध्यम मिल जाता है, उनको भोजन मिल जाता है और एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे साल उनको एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती रहती है और उनका प्रकोप लगातार बना रहता है। अब क्या करें कि हम कम से कम दवाइयों के इस्तेमाल से इनका कंट्रोल करें या कम इनकी रहे। देखिए, अब जो बारिशें चल रही हैं इसमें विशेष तौर पे जो कीट हैं उनका आक्रमण कम रहता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन उस स्पीड से नहीं हो पाती है। और जब ये बारिशें कम होने लगती हैं, बीच बीच में बारिशें कम हो जाती हैं, बीच में लंबा स्पेल आ जाता है जिसमें बारिश नहीं होती, बूंदाबांदी नहीं होती, तो उस टाइम भी कीट बढ़ने लगते हैं। जैसे धान में पत्ता लपेट सुंडी है या दूसरे जो इंसेक्ट हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बारिशें रुकने लगती हैं और जब कभी कभी
परवा आ जाती है, फिर पछुआ आ जाती है, और जो हवाओं की अदला बदली होती रहती है तो उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो इन हालातों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी जो फसल है ये ज्यादा हरा रंग नहीं लेना चाहिए। ज्यादा गहरा हरा रंग अगर फसल में होगा तो उसमें कीट व बीमारियों का आक्रमण भी ज्यादा होने की संभावना रहेगी। जैसे एक मैं उदाहरण बता देता हूं कि जब फसल में बाली आने लगती हैं, जैसे धान की फसल में जब बाली आने लगती हैं तो उस टाइम पे फसल में हल्की पीली झलक दूर से आ जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें जो घियानुमा जो रंग है वो फसल का हो जाना चाहिए। ऐसी फसल में क्या होगा कि ज्यादा सकुलेंसी नहीं होगी, ज्यादा पत्ता नरम नहीं रहेगा, और इसमें 50, 60 और 70% तक भी कीट और बीमारियों का आक्रमण होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर पत्ता ज्यादा झुक गया है ऊपर से, जैसे सुबह खेत में जाते हैं तो पत्ता आपको झुका हुआ मिलता है, ऊपर का जो फ्लैग लीफ होता है, या पत्ते ज्यादा बढ़वार ले गए हैं, तो उनमें ये मान के चलें कि उस फसल में कीट और बीमारियों का आक्रमण होगा। और उसमें जैसे बदरंगे दाने हो जाते हैं, जैसे बालियां निकलती हैं, या कीट या बीमारियों का आक्रमण होता है, जैसे नेक ब्लास्ट होती है धान में, बासमती में, इनका जो प्रकोप है बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो अब इसके लिए एक और चीज हम ध्यान रखें। जैसे एक बीमारी आती है धान में शीथ ब्लाइट, वो जो डोल होते हैं, जो दूब होती है, वहां से अंदर फैलती है और खेत के चारों तरफ से घुस करके ये खेत के अंदर चली जाती है। तो इसके लिए जो खेत की डोड़े हैं उनको आप साफ रखें। और अब इसको प्राकृतिक तरीके से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इनको। देखिए, जैसे बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी आपकी किसी भी फसल में, चाहे आपकी बागवानी की है, चाहे आपकी अनाज की फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं, उनमें कोई भी बीमारी है, उनके कंट्रोल के लिए जो प्राकृतिक खेती में अपनाए जाते हैं उसमें खट्टी लस्सी का प्रयोग मुख्य रूप से रहता है। इसके अलावा जीवामृत का स्प्रे भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा गोमूत्र का भी 10 से 20% का हम स्प्रे कर सकते हैं, और जीवामृत का भी हम 20% जीवामृत का स्प्रे फसल में कर सकते हैं। और जो खट्टी लस्सी का प्रयोग करना है, खट्टी लस्सी 4-5 दिन पुरानी होती है, और उस खट्टी लस्सी में आप कोई तांबे का तार डाल सकते हैं, और या कोई तांबे का बर्तन डालकर रख सकते हैं, उसमें कॉपर का इफेक्ट आ जाएगा जो बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो उसको 4-5 दिन पुरानी खट्टी लस्सी 5% के हिसाब से आप खेत में स्प्रे कर सकते हैं किसी भी बीमारी होने की। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी गोमूत्र होता है। गोमूत्र एक ऐसा है कि आप अगर जमीन में सिंचाई के साथ भी देंगे उसको, चाहे जीवामृत के रूप में, जीवामृत के अंदर भी होता है वो, या आप अकेला गोमूत्र आपके पास पड़ा है, संचय बन कर रखा है, तो उसका भी आप सिंचाई के साथ खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा कि रिसर्च फाइंडिंग्स बता रही हैं कि जो मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं या दूसरी भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, गोमूत्र में क्वालिटीज होती हैं कि वो कीट और यहाँ तक कि बीमारियों को कंट्रोल करने में भी उसमें अक्षमता होती है, उसमें गुण होते हैं। और जो कीट होते हैं, कीट जैसे प्राकृतिक खेती में आते हैं तो उसके लिए जो रस चूसक कीड़े होते हैं, जैसे गन्ने में व्हाइट फ्लाई आई हुई है, या धान में आपका तेला आता है, तो इनके लिए, या कपास में जैसे रस चूसने वाले जितने भी कीड़े होते हैं उसमें नीमास्त्र का प्रयोग किया जाता है। और नीमास्त्र अगर नहीं है तो उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर जैसे सुंडियां आ जाती हैं, कई पत्तों को खाने लग जाती हैं और कई गोब के अंदर चली जाती हैं, तो उसके अंदर उस केस में आप अग्नि अस्त्र या 10 परणी अर्क का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो कीड़े और बीमारियां हैं प्राकृतिक खेती में, एक तो पहली बात तो ये कि आप सावधानी रखें और खेत में ऐसा रंग ज्यादा गाढ़ा ना होने दें। और उसमें, क्योंकि प्राकृतिक खेती में आप यूरिया वगैरह तो डालना ही नहीं होता है इसमें, तो आप जरूरत के अनुसार जीवामृत को पानी के साथ, सिंचाई के साथ खेत में दे सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि खेत का रंग पीला हो गया है या न्यूट्रिएंट की कमी लगती है आपको, तो आप उसमें 15 से 20% जीवामृत का स्प्रे उसमें कर सकते हैं। और अगर पानी के साथ देते हैं तो जैसे जड़ गलन आ जाता है लास्ट में, जैसे कॉटन में आ जाता है, उखेड़ा रोग आ जाता है, या धान में आपका उकासा रोग आ जाता है, उगाड़ा आ जाता है, इसमें क्या होता है कि जड़ गलती है, तना गल जाता है, धान में तना गलने लग जाता है। तो उसमें अंत समय में जब कटाई से पहले जब बालियां आती हैं तो तना गलने की वजह से फसल हवा थोड़ी सी
चलते ही फसल गिर जाती है। और उसमें क्या होता है कि नीचे जब तना गलता है तो अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है, पानी खड़ा रहने की वजह से तना गलता है और उसमें तेले का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में जब फसल गिर जाती है और हम ऊपर से तेले के कंट्रोल के लिए जब कोई भी जो स्प्रे करते हैं किसी भी दवा का, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे दूसरी है, तो उसमें नीचे तक वो दवाई का प्रभाव नहीं जा पाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसमें देखा गया है कि जैसे धान में लास्ट टाइम में जहां भी नमक की समस्या रहती है वहां ये उगाड़ा या उकासा रोग की समस्या रहती है और इसमें बहुत ज्यादा दवाइयां प्रयोग होती हैं। इसमें कारण दूसरा होता है और हम खर्चा दूसरी तरह से करते रहते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों का अगर ध्यान रखें, और एक और जैसे फल गिरने लग जाता है, आपकी बागवानी फसलें हैं, या कोई दाना पड़ने में समस्या हो जाती है या दाना पूरा नहीं भरता है, तो उसमें प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि एक सख्त धान्यांकुर होता है, उसका स्प्रे करते हैं बालियां आने के बाद। ये क्या होता है कि सख्त धान्य का मतलब है 7 तरह के अनाज। इसमें एक अनाज वाली फसल जैसे गेहूं होती है, 100 ग्राम बीज लेते हैं 7 फसलों के, जैसे गेहूं एक अनाज वाले ले ली। और एक तिलहन फसल जैसे आप उसमें तिल के दाने ले सकते हैं और 4 से 5 यानी कि 5 तरह की दालों के बीज उसमें 100 ग्राम ले सकते हैं और इनके बीजों को अंकुरित करवा करके इनकी चटनी बना करके और 100 लीटर में इसको मिला करके छान करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें जो दानों का भार है वो भी बढ़ जाएगा और जो परागण की वजह से जो समस्या रहती है या आपका फल फूल गिरने की समस्या रहती है उसमें इसमें मदद मिल जाएगी और ये समस्या कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और अच्छी पैदावार होगी। नमस्कार।